हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस गुरु एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी का बैच, और इस आर्मी के बैच में जीके और साइंस आपके लिए। जीके और साइंस का ये बैच है। इसकी टाइमिंग होगी आपकी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से। और जीके और साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो जीडी में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आने वाली आर्मी के पेपर में बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपके लिए। और 99% क्वेश्चंस आपको इस क्लास में जो कराए जाएंगे वो आपके पेपर में मिलेंगे। ये क्वेश्चन जीके और साइंस के होंगे। और ये क्वेश्चंस जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन जीके के और 15 ही क्वेश्चन लगभग साइंस के होंगे, जो आपके लिए आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या है आज। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मधुमेह का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हार्मोन इंसुलिन। हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया है वो साइंस का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको हार्मोन इंसुलिन के आविष्कारक के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको जो सही आंसर है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेडरिक बेंटिंग, जॉन मैकलोड, चार्ल्स वेस्ट, क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक बेंटिंग। इंसुलिन का जो आविष्कार किया है वो क्या है, फ्रेडरिक बेंटिंग ने। लेकिन उनके साथ में थे चार्ल्स वेस्ट, उनके छात्र थे एक, ये भी इनके साथ थे। लेकिन जो आविष्कारक माना गया है वो माना गया है फ्रेडरिक बेंटिंग को इसका आविष्कारक माना गया है। तो और इंसुलिन की अगर बात करें कि हार्मोन इंसुलिन ये मानव शरीर के किस अंग में बनता है, अगर अंग की बात करें कि किस अंग में ये हार्मोन इंसुलिन बनता है आपका, तो ये अग्नाशय में, अग्नाशय में इंसुलिन का बनना होता है। तो ये जो हार्मोन बनता है इंसुलिन, ये अग्नाशय में बनता है। इसकी खोज करी थी फ्रेडरिक बेंटिंग ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसमें कड़वा स्वाद होता है और जो नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से वह कौन सा पदार्थ है जिसमें कड़वा स्वाद होता है और जो नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता। तो जो नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है वो होता है अम्ल। और यहाँ पे पूछा गया है कि लिटमस का रंग नहीं बदलता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो पहला ऑप्शन है क्षार, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्षार। वह पदार्थ जिसमें कड़वा स्वाद होता है और जो नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता वो होता है क्षार। तो अम्ल और क्षार के बारे में जान लो। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, वो होता है अम्ल। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह होता है क्षार। तो यहां पे और बात करें उदासीन की, उदासीन जिसका पीएच मान 7 होता है वो होता है आपका उदासीन। तो यहां पे जल का पीएच मान कितना होता है 7,
तो जल क्या होता है? उदासीन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव में यौवन के समय टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? वृषण, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय। तो यहां पे जो इसका आंसर होगा वो होगा वृषण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? यहां पे फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, बीजांड, वर्तिकाग्र, पत्रिका, अंडाशय। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए इसका बीजांड सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो फूल का बीजांड भाग बीज बनाता है। चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है क्या कहलाता है? तो यहां पे आपको ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, बी है चुंबक के बीच से, सी है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, और डी है दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसने कहा है कि ये चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो आपकी जो रेखाएं निकलती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ को जाती हैं। तो कहां? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तरी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। आपसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा गया कि इनमें से कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं कौन सी हैं? ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, जीवाणु। यहां पे चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और ये जो चार ऑप्शन हैं इनमें से आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग हैं? लाल, हरा, नीला, लाल, काला, हरा, पीला, लाल, हरा, हरा, मैजेंटा, पीला। तो यहां पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको प्राइमरी कलर्स आपको बताने हैं कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में ये जो वायर्स आते हैं, केबल्स आते हैं, तो उनमें प्राइमरी कलर्स अलग अलग कलर्स के केबल्स बनते हैं। केबल्स में अलग अलग रंगों के वायर्स डाले जाते हैं। तो उसमें जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं आपके लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप कभी भी देखना आपके घरों में जो केबल्स आते हैं उसमें कुछ डोरियां अंदर से डाली जाती हैं, उनमें जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो लाल, हरा और नीला, ये तीन रंगों की डोरियां जरूर मिलेंगी आपके केबल्स में। तो ये बिल्कुल जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जो आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होता है साइंस, उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो लाल, हरा, नीला ये प्राइमरी कलर्स होते हैं आपके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्के बनाने में मदद के लिए शरीर द्वारा किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो रक्त के थक्के बनाने में मदद के लिए शरीर द्वारा किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो यहां पे आपको चार विटामिन दिए गए हैं। तो सबसे पहले विटामिन की खोज किसने करी? तो फंक के द्वारा।
विटामिन की खोज करी थी फंक ने, विटामिन की खोज, वो फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रक्त के थक्के बनाने के लिए शरीर द्वारा किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल, विटामिन ए। ये जो विटामिन ए है ये आपका किस किस में पाया जाता है, ये आपका गहरी हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा अगर विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरोल, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। इसके बाद विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिकम, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, विटामिन के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगें हैं। तो यहाँ पे रिमोट में जो किरणें प्रयोग की जाती हैं, रिमोट कंट्रोल में की जाने वाली तरंगें, उनके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। आप मोस्टली घरों में रिमोट तो सभी यूज करते हैं, टीवी चलाने के लिए रिमोट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि रिमोट में प्रयोग होने वाली तरंगें कौन सी हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको, जैसे कि ये पराबैंगनी किरणें हैं, तो पराबैंगनी किरणें ये हमारे शरीर में, पराबैंगनी किरणें ये सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उनके द्वारा मानव शरीर में त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर का खतरा होता है। तो पराबैंगनी किरणों के द्वारा स्किन कैंसर का भी खतरा होता है। तो कौन सा रोग हो सकता है पराबैंगनी किरणों से? स्किन कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है पराबैंगनी किरणों से। इसके बाद चलते हैं एक्स किरणें, एक्सरे। मानव शरीर का एक्सरे करने के लिए हम एक्सरेज का प्रयोग करते हैं। अब एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कई बार। तो रोंटगन। अब ये जो गामा किरणें होती हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि रिमोट कंट्रोल में जो प्रयोग की जाने वाली तरंगें हैं वो हैं अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गद्दी जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? गद्दी जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो गद्दी जनजाति के बारे में पूछा गया है कि गद्दी जनजाति कहाँ रहती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कि सबसे सही आंसर क्या है। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण किसके बीच का कोण है? तो यहां पे आपसे आपतन कोण के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं, आपतन कोण बनाते हैं यहां पे, फिर आपको बताना है कि वो एंगल कौन सा होगा। ये होगी आपतित किरण, ये होगी परावर्तित किरण। ये हो गई परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो यहां पे ये होगा आपका अभिलंब। तो यहां पे आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया कि आपतन कोण किसके बीच का कोण है।
यहाँ पे इस एंगल के बीच के बारे में पूछा गया है कि ये जो थीटा एंगल है ये किसके बीच में बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बनेगा। देख लो, ये होगा आपका अभिलंब और ये होगी आपतित किरण, तो इसके बीच का जो एंगल है ये आपसे पूछा गया था कि बताइए ये एंगल कौन सा होगा। तो ये अब जो एंगल बनेगा थीटा, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे जो अभिलंब और आपतित किरण ऑप्शन नंबर सी में ये रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो एंगल होगा वो होगा आपका आपतन कोण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कच्चे आम में क्या होता है। तो यहां पे आपको कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है ये पूछा गया है कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, 4 अम्ल आप लोगों को दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कच्चे आम मतलब कच्चा आम खट्टा होता है, कच्चा आम। और यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन आपको लगेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में, ये पाया जाता है दही में। तो टार्टरिक अम्ल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एस्कार्बिक अम्ल, आपने विटामिन सी की मैंने अभी बात करी थी विटामिन सी के बारे में, तो ये विटामिन सी का, ये है विटामिन सी और ये खट्टे फलों में मिलता है। इसके अलावा जो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है वो है टार्टरिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल की बात करें कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है दही में, लैक्टिक एसिड। और लैक्टोमीटर की अगर बात करें तो लैक्टोमीटर किसकी शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता। तो यहाँ पे देख लेते हैं लैक्टोमीटर के बारे में। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने में प्रयोग किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने में भी किया जाता है। तो यहाँ पे टार्टरिक अम्ल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान है। तो दूध का पीएच मान यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध के पीएच मान के बारे में जानकारी आपसे अभी दूध के बारे में बताया कि दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और यहाँ पे दूध का पीएच मान आप लोगों से पूछा गया है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं दूध का पीएच मान 2.4, 3.8, 6.6, 8.0 कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे अगर दूध के पीएच मान की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूध का जो पीएच मान होगा वो होगा 6.6। अब पीएच मान की बात कर लेते हैं कि पीएच मान कि कौन कौन से पीएच मान होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मानव त्वचा का पीएच मान। मानव त्वचा का पीएच मान होता है 5.4 से 5.9 तक। तो पीएच वैल्यू इसकी होती है 5.4 से 5.9 इसकी पीएच वैल्यू होती है। अगर बात करें मूत्र की, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 6.0। मूत्र का पीएच मान होता है 6.0। इसके बाद बात करते हैं रक्त की। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.45, लगभग 7.45 से लेकर 7.35 से लेकर 7.45 तक ये होता है आपका। तो इसे 35 से 45 ही कर लो आप, 35 से 7.45 इसका पीएच मान होता है। ब्लड का पीएच मान
7.35 से 7.45। और जल का मैंने आप लोगों को बताया कि जल का पीएच मान कितना होता है। जल होता है हमारा उदासीन, और जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। ये उदासीन होता है, जल हमारा उदासीन होता है, ये ना अम्ल होता है ना ये क्षार होता है। तो यहाँ पे दूध का पीएच मान आप लोगों से पूछा गया था, तो दूध का पीएच मान होता है 6.6। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है 6.6। इसके बाद मानव त्वचा का पीएच मान है 5.4 से 5.9। मूत्र का पीएच मान है 6.0। इसके बाद ब्लड का पीएच मान, रक्त का पीएच मान आप लोगों से पूछा गया है 7.35 से 7.45। इसके बाद जल उदासीन होता है आपका, और जल का पीएच मान है आपका 7। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहां पे आगरा किस नदी के तट पर स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको यमुना, गंगोत्री, गंडक और चंबल, तो यहाँ पे आपको 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। और आगरा जहाँ पे आपका ताजमहल स्थित है, तो आगरा के बारे में पूछा गया कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यमुना, बिल्कुल सही आंसर है इसका, यमुना। और आपकी गंगा जो निकलती है वो निकलती है गंगोत्री से। तो आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? वस्तु का भार, वस्तु का घर्षण, वस्तु की गति या वस्तु का द्रव्यमान। तो यहां पे पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया कि पृथ्वी का आकर्षण बल यहां पे किस रूप में जाना जाएगा। तो वस्तु का जितना भी भार होगा वो पृथ्वी उतना ही आकर्षण बल आपके प्रति लगाती है। तो यहाँ पे वस्तु का जो भार होगा, जितना भी वस्तु का भार होगा वो पृथ्वी का आकर्षण बल के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, वस्तु का भार। तो पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु के भार के बराबर लगता है, तो वस्तु का भार यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला सेक्स कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है युग्मनज। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, युग्मनज। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना युग्मनज और युग्मक के बीच में, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे युग्मनज आपका बिल्कुल सही आंसर है। पुरुष और महिला सेक्स कोशिकाएं मिलकर युग्मनज बनाती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात का क्या अर्थ है? तो लिंगानुपात के बारे में पूछा गया है कि लिंगानुपात का क्या अर्थ है, लिंगानुपात आपका कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो प्रति 100 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 10,000 पुरुषों पर या प्रति 1,00,000 पुरुषों पर, यहाँ पे स्त्रियों की संख्या के बारे में बताया गया कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या आपका लिंगानुपात कहलाती है। और जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है पूरे भारत में वो कहां पे है? केरल। और सबसे कम कहां पर है? वो है हरियाणा। हरियाणा। तो क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहां पे आपसे अंतर्देशीय झील पूछी गई है कि अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर जो झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, वो पूछी गई है। अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो है चिल्का झील, उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो है चिल्का झील, उड़ीसा में। लेकिन यहां पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया अंतर्देशीय।
तो यहां पे जो आंसर सही होगा, बिल्कुल सही, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांभर झील। ये राजस्थान में है, सांभर झील राजस्थान। कई बार पेपर में आ चुका है कि सांभर झील कहां पर है, तो सांभर झील है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम में ए का क्या अर्थ है? एटीएम की फुल फॉर्म में एटीएम का अर्थ पूछा गया है, एटीएम, जहां से आप पैसा निकालते हो, एटीएम से कार्ड लगाया और पैसे निकाल लिए। तो एटीएम की फुल फॉर्म में ए का क्या अर्थ है वो आपसे पूछा गया है। तो यहां पे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहां पे ए फॉर ऑटोमेटेड, टी फॉर टेलर, एम फॉर मशीन। तो यहां पे ए का अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन, एडवांस, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक या इनमें से कोई नहीं। मोस्टली बच्चे क्या लगाते हैं? ऑटोमेटिक, ए फॉर ऑटोमेटिक लगा देंगे, बिल्कुल एकदम ऑप्शन देखा और ए फॉर ऑटोमेटिक लगा देते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होता, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑटोमेटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑटोमेटेड, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे मैंने आपको फुल फॉर्म भी लिखे है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑटोमेटिक नहीं होता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में है? तो यहाँ पे लोथल के बारे में पूछा गया है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्राचीन शहर था वो किस राज्य में स्थित था? तो यहाँ पे गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे आपको 4 राज्य दिए गए और आपसे पूछा गया कि ये जो शहर था ये किस राज्य में स्थित है। तो जो लोथल है वो आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन के समय आपसे वायसराय पूछा गया है कि वायसराय कौन सा था। तो यहाँ पे देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं, चलो सबसे पहले डी ऑप्शन लेते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनकी अगर टाइमिंग की बात करें तो जब देश आज़ाद हुआ था लगभग 1947 के समय, इन्होंने इनके देश को जो बंटवारा किया था, तो इनकी एक योजना थी, उसको बोलते हैं मन बाटन योजना भी उसको कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के 2 हिस्से किए गए थे, तो मन बाटन योजना के नाम से माउंटबेटन का नाम याद कर सकते हैं। तो ये तो होंगे नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि पूछा गया असहयोग आंदोलन। सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। अगर टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे 1920 की टाइमिंग आ रही है, असहयोग आंदोलन। और आपको वायसराय बताना है कि 1920 में कौन से वायसराय थे। कर्जन कब थे? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ तो लॉर्ड कर्जन भी इसमें ऑप्शन में नहीं होंगे। तो ना तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए ना कर्जन हुए। अब लॉर्ड डलहौजी की बात करें, 1857 की बात करते हैं, 1857 के आसपास लॉर्ड डलहौजी थे। तो यहाँ पे ये भी नहीं होंगे, ये 1800 की बात हो रही है, यहाँ पे 1850 के आसपास की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बचा आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जो असहयोग आंदोलन के समय वायसराय थे वो हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब यहाँ पे नेताजी के बारे में बताना है आप लोगों की, नेताजी के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो नेताजी को, ये जो नेताजी की उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी हिटलर के द्वारा, किसको भला? सुभाष चंद्र बोस को।
तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को पुकारा जाता था। और ये पहली बार जो कहा था वो क्या कहा था? हिटलर ने। हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के पुकारा गया था। तो अब देखते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारा जाता है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये तो कहते हैं बच्चों राष्ट्रपिता। अच्छा, राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? ये भी कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को। और बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आया है। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे भैया। कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? कई बार पेपर में आ चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। पूछा भी जाता है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहां पे एमजी रानाडे का नाम भी आता है। एमजी रानाडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं। किसके हैं? ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं। एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं और महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही इनका आंसर लगा सकते हैं। और मोस्टली आर्मी में इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी इन वीडियोस को देख के जाएं, रिवीजन करके जाएं, तो आपके लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा ये वीडियो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ हरिमऊ शक्ति अभ्यास करता है? भारत किस देश के साथ हरिमऊ शक्ति अभ्यास करता है? तो यहां पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, मलेशिया। तो यहां पे हरिमऊ शक्ति अभ्यास ये है मलेशिया का, ये मलेशिया के साथ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ करें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रिया हिंद युद्ध अभ्यास की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया हिंद युद्ध अभ्यास ये होता है किसके साथ भला? ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसके बाद अगर जापान के साथ बात करते हैं कि जापान के साथ जो युद्ध अभ्यास होते हैं उसमें धर्म गार्जियन, जो गार्जियन के नाम से होगा वो होगा आपका जापान के साथ। इसके बाद वीर गार्जियन, ये भी आपका जापान के साथ युद्ध अभ्यास होता है। तो जापान के साथ गार्जियन के नाम से आपका युद्ध अभ्यास होगा। इसके अलावा एक एक्सरसाइज होता है जिसे बोलते हैं जिमेक्स, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, जिमेक्स, JIMEX। ये भी आपका जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी आपका जिमेक्स जापान के साथ युद्ध अभ्यास होता है। मलेशिया के साथ आपका हो गया हरिमऊ, ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा आपका ऑस्ट्रिया हिंद, और जिमेक्स और गार्जियन हो गया आपका जापान के साथ। तो अगर बात करते हैं अमेरिका के साथ तो यहां पे वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास ये भी अमेरिका के साथ होता है। भारत की सेना अमेरिका के साथ वज्र प्रहार के नाम से युद्ध अभ्यास करती है। इसके अलावा एक आता है टाइगर ट्रॉप, ये भी अमेरिका के साथ होता है। टाइगर इसको भी अमेरिका के साथ। तो यहाँ पे ये हो गए ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ। और ये आपका हरिमऊ जो शक्ति अभ्यास है ये किसके साथ होता है? मलेशिया के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी
भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होता है? तो यहाँ पे मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य अंकेक्षण अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, वो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ पे मुख्य चुनाव अधिकारी की बात हो रही है नीचे ऑप्शन नंबर डी में। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राजीव कुमार वर्तमान में, वर्तमान के मुख्य चुनाव अधिकारी। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम, बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम चुनाव अधिकारी या चुनाव आयुक्त तो आपसे पूछे गए हैं, तो वो हैं सुकुमार सेन। तो यहां पे भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी आप लोगों से पूछा गया था कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होता है? तो ये होता है मुख्य विधि अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है? सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है। अभी वर्तमान के सीडीएस आप लोगों से पूछे गए हैं कि वर्तमान में सीडीएस कौन है, मुख्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो है अनिल चौहान। अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? भारत के प्रथम सीडीएस के बारे में पूछा गया कि भारत के प्रथम सीडीएस वो कौन थे? जनरल विपिन रावत, ये भारत के प्रथम सीडीएस थे। ये भारत के प्रथम सीडीएस थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री किस पार्टी के नेता हैं? तो यहां पे आपसे पार्टियों के नेताओं के बारे में भी पूछा गया है कि पार्टियों के नेताओं के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अभी दिल्ली में चुनाव हुए तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। और यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री किस पार्टी के नेता हैं? तो यहाँ पे जनता दल जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है, ये जो टीएमसी है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ये इसकी मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, तृणमूल कांग्रेस। तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं। तो बच्चों ये थे आज के हमारे लगभग 28 क्वेश्चन थे, हमारे 27-28 क्वेश्चन थे। और ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था। और अब ये जो क्लासेस हैं हमारी आर्मी की क्लासेस, आर्मी की पहली क्लास थी ये, अब ये रोजाना आपको 10 बजे से आपको लाइव मिलेगी। इसके बाद आपको इसकी वीडियो क्लासेस भी आप देख सकते हैं, ये आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। यूट्यूब पे इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको लाइव क्लास देखनी है तो आप मॉर्निंग में सुबह 10 बजे आकर लाइव क्लास, आर्मी के बैच स्टार्ट हो चुका है तो आर्मी के बैच के लिए आप सुबह लाइव 10 बजे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10 बजे लाइव नहीं आ सकते तो आप हमारी वीडियोस को हमारे जीएस गुरु एकेडमी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो आपको बिल्कुल फ्री है। तो बच्चों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।